नमस्कार। जेपीएससी की तैयारी में पंचायती राज एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल आना बिल्कुल तय है। तो आज हम इस टॉपिक में इतनी गहराई तक जाएंगे कि परीक्षा में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जेपीएससी पीटी में हर साल पंचायती राज से 1 या 2 सवाल तो पक्के हैं। तो हमारा मिशन है कि इस टॉपिक को इतनी अच्छी तरह से समझ लें कि परीक्षा में कैसा भी सवाल आए वो गलत हो ही नहीं सकता। तो चलिए इसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इसके इतिहास को खंगालेंगे। इसके बाद सबसे जरूरी 73वें संशोधन की क्रांति को समझेंगे। फिर देखेंगे कि पंचायतों की शक्तियां क्या हैं, और आखिर में इसकी चुनौतियां पर बात करते हुए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का परिचय। देखिए, किसी भी टॉपिक को मास्टर करने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी बहुत जरूरी है। तो ये स्थानीय स्वशासन आखिर है क्या? बहुत आसान शब्दों में ये वो सरकार है जो हमारे सबसे करीब है, हमारे गांव की, हमारे ब्लॉक के और हमारे जिले की सरकार। मतलब केंद्र और राज्य सरकार के बाद ये सरकार का तीसरा स्तर या थर्ड टियर है। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। गांव की सड़क कहाँ बननी है या पीने के पानी की समस्या कैसे सुलझेगी, ये बात वहाँ के लोग बेहतर जानते हैं, ना कि दिल्ली या रांची में बैठा कोई अधिकारी। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये है लोगों के सबसे करीब की सरकार का असली उदाहरण। ये एक ग्राम सभा है और यही पंचायती राज की आत्मा है। यहाँ गांव के सारे वयस्क वोटर एक साथ बैठकर सीधे सीधे गांव के विकास पर चर्चा करते हैं और फैसले लेते हैं। इसी को तो कहते हैं सच्चा जमीनी लोकतंत्र, यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। अक्सर पूछा जाता है कि पंचायतें किस लिस्ट का हिस्सा हैं। तो याद रखिए, ये संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। इसका मतलब ये हुआ कि पंचायतों से जुड़े कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से राज्य सरकारों के पास है, संसद के पास नहीं। यही वजह है कि आपको अलग अलग राज्यों के पंचायती राज कानूनों में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। चलिए अब जरा इसके इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम भारत में आज इस रूप तक पहुंचा कैसे। इसका एवोल्यूशन समझना पीटी के कई सवालों के लिए बहुत जरूरी है। भारत में लोकल गवर्नेंस की जड़ें बहुत पुरानी हैं। वेदों में भी सभा समिति का जिक्र मिलता है। पर आज का जो सिस्टम है उसकी शुरुआत ब्रिटिश दौर में हुई। 1870 में लॉर्ड मेयो ने कोशिश की, लेकिन असली गेम चेंजर था 1882 का लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव। इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे तो आप रट लीजिए, ये जेपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है। आज़ादी के बाद संविधान के आर्टिकल 40 में पंचायतों की बात तो कही गई, पर वो बस एक सलाह थी, मजबूरी नहीं। असलियत में इसे जमीन पर उतारने के लिए कई समितियां बनी। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने 3 टियर सिस्टम का मशहूर सुझाव दिया। फिर अशोक मेहता समिति ने 2 टियर की बात की, और फिर आई LM सिंघवी समिति, जिसने 1986 में वो सिफारिश की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, और यहीं से 73वें संशोधन की कहानी शुरू हुई। अब हम आ गए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, 73rd संशोधन। यकीन मानिए इस टॉपिक का दिल यही है और जेपीएससी के ज्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं। तो वो ऐतिहासिक बदलाव क्या था? वो था 1992 का 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इस एक अमेंडमेंट ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया। इसका मतलब समझिए, अब पंचायतें सिर्फ राज्य सरकार की मर्जी पर नहीं थीं, बल्कि वे संविधान का एक मजबूत और अटूट हिस्सा बन गई, जिसे लागू करना हर राज्य के लिए अनिवार्य हो गया। इस संशोधन ने संविधान में क्या क्या जोड़ा, इसे अपनी नोटबुक में बिल्कुल छाप लीजिए। एक नया भाग 9 जोड़ा गया जिसका नाम था पंचायतें। नए अनुच्छेद जोड़े गए 243 से लेकर 243 ओ तक। एक बिल्कुल नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए। और हाँ, तारीख 24 अप्रैल 1993, जिस दिन ये लागू हुआ, और अब हम इसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सारे पॉइंट्स डायरेक्ट एमसीक्यू हैं। इस संशोधन ने आर्टिकल 243B के तहत एक 3 सीढ़ियों वाला सिस्टम अनिवार्य कर दिया। सबसे नीचे गांव के लेवल पर होगी ग्राम पंचायत, बीच में ब्लॉक लेवल पर होगी पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिले के लेवल पर होगी जिला परिषद।
हाँ, इसमें एक छूट है। जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, उन्हें बीच वाला स्तर यानी पंचायत समिति बनाने की जरूरत नहीं है। सामाजिक न्याय को पक्का करने के लिए आर्टिकल 243D में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC, ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गईं और सबसे क्रांतिकारी कदम, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 यानी 1/3 सीटों का आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर था। और अब JPSC एस्पिरेंट्स के लिए एक 5 स्टार पॉइंट। देश में तो न्यूनतम 1/3 आरक्षण है, लेकिन हमारे झारखंड ने एक कदम आगे बढ़कर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। ये सवाल JPSC में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसे जरूर नोट कर लें। लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने के लिए ये भी तय हुआ कि पंचायत के सभी सदस्यों का चुनाव सीधे जनता करेगी। कार्यकाल 5 साल का फिक्स कर दिया गया और अगर कोई पंचायत बीच में ही भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना जरूरी है। इन चुनावों को निष्पक्ष तरीके से कराने की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र बॉडी यानी राज्य चुनाव आयोग की है, जिसका जिक्र आर्टिकल 243K में है। ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल गया, सिस्टम बन गया, पर अब सवाल ये उठता है कि असल में करती क्या हैं? चलिए अब इनकी शक्तियों और भूमिका को समझते हैं। तो पंचायतों की शक्तियां क्या हैं? आर्टिकल 243G इन्हें 2 मुख्य काम देता है। 1, आर्थिक विकास के लिए प्लान बनाना और लागू करना, और 2, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। इसके लिए उन्हें 11वीं अनुसूची में पूरे 29 विषय दिए गए हैं। सोचिए, कृषि, पीने का पानी, गांव की सड़कें, स्वास्थ्य, सफाई, ये सब अब पंचायत की जिम्मेदारी है। यही तो है असली डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसके 2 मेन सोर्स हैं। पहला, राज्य वित्त आयोग, जो आर्टिकल 243I के तहत बनता है। ये आयोग गवर्नर को सिफारिश करता है कि राज्य के खजाने से पंचायतों को कितना पैसा देना चाहिए। और दूसरा, राज्य सरकारें पंचायतों को कुछ छोटे-मोटे टैक्स या फीस, जैसे कि मेला टैक्स या हाउस टैक्स, लगाने का अधिकार भी दे सकती हैं। हमने थ्योरी तो बहुत अच्छे से समझ ली, लेकिन जमीन पर प्रैक्टिकल में क्या-क्या दिक्कतें आती हैं? चलिए अब आखिरी हिस्से में इन पर नजर डालते हैं और फिर अपने ज्ञान को टेस्ट करते हैं। देखिए, कानून तो बहुत अच्छा बन गया, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। सबसे बड़ी चुनौती है पैसों की कमी। पंचायतें आज भी फंड्स के लिए राज्य सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। इससे उनकी आज़ादी कम हो जाती है। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है। कई जगह ग्राम सभाएं उतनी एक्टिव नहीं होती और पंचायतों के पास अक्सर काम करने के लिए न तो स्टाफ होता है और न ही सही ट्रेनिंग। तो तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो कितना याद रहा। अब बारी है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। पहला सवाल है, किस समिति ने सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक दर्जा की सिफारिश की थी? आपके ऑप्शंस हैं बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GVK राव या LM सिंघवी। सोचिए, इसका सही जवाब है D, LM सिंघवी समिति। ये एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है। बहुत लोग बलवंत राय मेहता सोच लेते हैं, लेकिन उन्होंने त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी। संवैधानिक दर्जे की पहली सिफारिश 1986 में सिंघवी समिति ने ही की थी। आज के लिए इतना ही, लेकिन विकेंद्रीकरण की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके दूसरे भाग में हम शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही झारखंड के लिए बेहद जरूरी पेजा एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पर भी बात करेंगे, जहां से JPSC में डायरेक्ट सवाल आते हैं। JPSC की ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद तैयारी जारी रखने के लिए नमान झारखंड GS को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद। JPSC PT में यहाँ से हर साल प्रश्न आता है। आज का हमारा विषय है झारखंड में स्थानीय स्वशासन, जो परीक्षा के लिहाज से एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चैप्टर है। हम इसके हर एक पहलू को बहुत गहराई से समझेंगे। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमने इस पूरे टॉपिक को 6 हिस्सों में बांटा है। संवैधानिक आधार से शुरू करके JPSC में पूछे जाने वाले खास फैक्ट्स और ट्रैप्स तक हम जाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी नींव मजबूत करनी होगी, और ये नींव मजबूत होगी उन 2 ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधनों को समझकर, जिन्होंने पूरे भारत में लोकल गवर्नेंस का ढांचा तैयार किया।
अब देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि 73वें संशोधन ने कुछ प्रावधानों को तो बिल्कुल अनिवार्य यानी कंपलसरी बना दिया, लेकिन साथ ही कुछ प्रावधानों को स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी रखा, जिससे झारखंड जैसे राज्यों को अपने हिसाब से कानून बनाने की छूट मिली। ये टाइमलाइन उन जरूरी पड़ावों को दिखाती है जिनसे गुजरकर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। जेपीएससी अक्सर यहाँ से मैच द फॉलोइंग वाले सवाल पूछता है, तो इन समितियों और उनके साल को जरूर याद रखिएगा। तो अब जब हमने राष्ट्रीय ढांचा समझ लिया है, तो चलिए अब सीधा झारखंड पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि हमारे राज्य ने इन संवैधानिक सिद्धांतों को अपने कानून यानी झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के जरिए कैसे लागू किया है। तो ये है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। इसकी तारीख याद रखिए, 23 अप्रैल 2001। और इसमें सबसे ज़रूरी बात जो परीक्षा में सीधी पूछी जाती है वो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान। और ये जो 50% का आंकड़ा है ना, ये पीटी परीक्षा के लिए एक गोल्डन फैक्ट है। झारखंड स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देता है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब अपना फोकस ग्रामीण क्षेत्रों से हटाकर शहरी इलाकों की तरफ लाते हैं और देखते हैं कि झारखंड के शहरों और कस्बों में शासन कैसे चलता है। तो देखिए, झारखंड में शहरी निकायों का भी एक सिस्टम है। बड़े शहरों जैसे रांची, धनबाद के लिए है नगर निगम, फिर उनसे छोटे शहरों के लिए नगर परिषद, और जो इलाके गांव से शहर बन रहे हैं उनके लिए नगर पंचायत। ये सब झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत काम करते हैं। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आ रहे हैं जो झारखंड के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये है पेसा अधिनियम, जो हमारे राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को कुछ विशेष शक्तियां देता है। पेसा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कानून के अंदर एक और विशेष कानून है। इससे खास तौर पर झारखंड जैसे राज्यों में आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनकी परंपराओं की रक्षा के लिए ही बनाया गया है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है, वो ये है कि पैसा के तहत ग्राम सभा बहुत शक्तिशाली है, खासकर लघु वनोपज यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर मालिकाना हक और जमीन से जुड़े मामलों में। यहाँ से सवाल बार बार बनते हैं। देखिए, जेपीएससी अब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं पूछता, वो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछ रहा है। तो चलिए अब तक जो हमने पढ़ा उसे करंट अफेयर्स और जरूरी डेटा से जोड़कर देखते हैं। और करंट अफेयर्स की बात करें तो झारखंड में इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, वो है शहरी निकायों के चुनाव में देरी, जो अप्रैल 2023 से ही रुके हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये चुनाव रुके क्यों हैं? इसकी वजह है एक कानूनी ज़रूरत जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य किया है, और वो है ट्रिपल टेस्ट। तो आखिर ये ट्रिपल टेस्ट है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर ओबीसी आरक्षण देना है तो राज्य को ये 3 चरण पूरे करने होंगे, और इन्हीं को पूरा करने में जो विफलता हुई है उसी की वजह से आज ये चुनावी संकट खड़ा हुआ है। चलिए अब इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। बात करते हैं कुछ कॉमन एग्जाम ट्रैप्स की, मतलब वो छोटी छोटी गलतियां जहां एस्पिरेंट्स अक्सर फंस जाते हैं, और फिर करेंगे एक क्विक रिवीजन। ये जेपीएससी का एक क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है। याद रखिए, जमशेदपुर की गिनती नगर निगम में नहीं होती, क्योंकि वहां औद्योगिक सेवाएं टाटा स्टील देती है, इसलिए उसे एक अधिसूचित क्षेत्र समिति यानी एनएसी का एक अलग दर्जा मिला हुआ है। पैसा का ये नियम दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। ये सिर्फ सीटों के आरक्षण की बात नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों में अध्यक्ष के 100% पद, चाहे वो मुखिया हो, प्रमुख हो या जिला परिषद अध्यक्ष, सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ही आरक्षित हैं। तो चलिए अब इस फाइनल टेबल के साथ फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ये टेबल आपके शॉर्ट नोट्स की तरह काम करेगी, जहां ग्रामीण और शहरी शासन के सबसे जरूरी पॉइंट्स एक साथ दिए गए हैं। तो अंत में ये एक बड़ा और विचार करने वाला सवाल है कि हमारे राज्य ट्रिपल टेस्ट की संवैधानिक मजबूरियों और समय पर चुनाव कराने की लोकतांत्रिक जरूरत, इन दोनों के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं। नमन झारखंड, जीएस झारखंड की सबसे भरोसेमंद तैयारी